हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस जुलाई 2019 सीटेट पेपर 1 को। ठीक है गाइस, इसके 15 क्वेश्चंस हम अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट बिगिन। बच्चों की गलतियां, चिल्ड्रंस एरर। बच्चों की क्या गलतियां हैं, मतलब जो बच्चों की गलतियां होती हैं वो क्या प्रदर्शित करेंगी? ये प्रदर्शित करेंगी कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर बच्चे गलती कर रहे हैं इसका मतलब वो लापरवाह हैं, तो कैंसिल हो गया। फिर है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर आप तुरंत सुधार देना चाहिए आपको। तो ऐसा नहीं है गाइस कि बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो उसी टाइम उन्हें बार बार आप टोकें और उस चीज़ को आप सुधार दें। लेकिन अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे इस मेथड को तो केवल शॉर्ट टाइम के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट है अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों की एक अंतर्दृष्टि है। ये बिल्कुल सही है गाइस, ये लर्निंग का एक पार्ट है और जो उनके विचार हैं वो सामने प्रस्तुत होते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर थर्ड सही है। आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिवन एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग, मतलब उनकी क्या थिंकिंग है, वो किस तरीके से सोचते हैं, इस बात पर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए या फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। देखिएगा इस फोर्थ कैंसिल हो जाएगा। केवल ऑब्जेक्टिव टाइप से आप कुछ भी नहीं किसी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, केवल नंबरों के संदर्भ में कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एक अलग गतिविधि के रूप में लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ऐसे एक भाग होना चाहिए। हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। असेसमेंट है शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। असेसमेंट में गाइस मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये किस लिए होता है? ये फीडबैक के लिए होता है। किस लिए होता है? फीडबैक के लिए होता है। और एक होता है समेटिव असेसमेंट, ये होता है जज के लिए। इसमें जज हो, किसी भी बच्चे को जज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज अ। कंस्ट्रक्टिविस्ट से आपको याद आ गया होगा, पियाजे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। फिर है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं व्यक्ति परक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया। जहां पर भी व्यवहार आ गया ये बिहेवियरिज्म की बात है, हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट की, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। फिर है द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन, मतलब अर्जन की प्रक्रिया, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगी निष्क्रिय है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। एक्टिव है एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, कैसी एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है। तो गाइज याद रखिएगा, लेव वाइगोस्की हो गए, पियाजे हो गए, जेरोम ब्रूनर हो गए, ये सभी कंस्ट्रक्टिविस्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं गाइज। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? एक स्थिति दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये किस चीज को दर्शाएगी, किस सिद्धांत को दर्शाएगी। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित हो जाते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। किस बात पर आधारित है? संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। संज्ञान एवं संवेग जो है वो संबंधित नहीं है। याद रखिएगा, अलग नहीं है और संबंधित नहीं है। थोड़ा सा ये ट्विस्ट वाला क्वेश्चन आ गया है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है और आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। तो गाइज देखिए, सबसे पहले ये दो ऑप्शन हमें ऐसे दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बात आ रही है कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, अपने आप को हतोत्साहित कर ले रहा है, तो ये आनुवांशिकता और पर्यावरण से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है कॉग्निशन एंड इमोशन से। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि ये बात ये कह रहा है कि जो कॉग्निशन है, मतलब जो संज्ञान है, और जो इमोशन है, संवेग है, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। वो क्या है? एक दूसरे से अलग
नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको एक ऑप्शन मतलब एक उदाहरण भी दिया था कि जब हम हेल्दी नहीं है, मतलब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है या हम इमोशनली किसी चीज़ के लिए स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा ठीक फील नहीं कर रहे हैं, तो उस दिन हमारा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। तो इमोशंस एंड कॉग्निशन आर रिलेटेड, मतलब वो सेपरेट नहीं है। और हमसे यहाँ पर पूछा गया था नॉट रिलेटेड, इस वजह से ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अगर ये होता आर रिलेटेड तो हमारा आंसर हो सकता था। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकती है। एक शिक्षक है, वो बच्चों को प्रभावी रूप से कोई भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो इफेक्टिव रूप से वो कैसे बच्चों को सिखाएगी। ऑप्शंस देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। तो गाइस केवल आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को बिल्कुल अरेंज एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अगर लिख लेंगे तो क्या ये चीज़ अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए? नहीं ना, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। आप सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर देना। ठीक बात है कि आप उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर दे रहे हो, लेकिन ये भी तो सोचो कि एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए मतलब आप चीज़ें रिपीट करवा रहे हो, तो गाइस कभी भी रिपीट नहीं आएगा। अपॉर्चुनिटी देना अच्छी बात है, ये कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो चुका है, सेकंड ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो चुका है। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण पर देखिएगा, मैंने आपको बार बार बताया था, कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ, जहाँ कहीं भी रोट मेमोराइजेशन आ जाएगा हम उस ऑप्शन को क्या कर देंगे, कैंसिल। कभी भी वो हमारा आंसर नहीं हो सकता कि टीचर उस चीज़ को रोट करवाए, रट्टाफिकेशन करवाए, रटवा दे, मेमोराइज करवा दे। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए, देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप बच्चे को इनकरेज करें इंट्यूटिव गैस करने के लिए, सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए, मतलब अपने मन से भी बच्चा किसी चीज़ के लिए लॉजिक लगाए, तर्क लगाए, अनुमान लगाए। टू लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको वो कैसे बहु विकल्पों के रूप में उसके सॉल्यूशंस को देखे, उसमें कोशिश करे कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर फिर भी गाइज आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन अच्छा है, समझ आ रहा है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी नहीं। मोटिवेशन से ये होता है गाइस कि बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है किसी चीज़ को करने के लिए। ऐसा लगता है कि हाँ, जो एफर्ट हम लोग कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। नेक्स्ट है, ये विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है। स्वपहल मतलब क्या होता है, आप खुद से उस चीज को कर रहे हैं। तो ये निम्न में से किसका उदाहरण है, इंटरपर्सनल का, डिडक्टिव मेथड का, लर्नर सेंटर्ड मेथड का, या ट्रेडिशनल मेथड का। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, या फिर परंपरागत विधि। तो गाइज याद रखिएगा, ये क्या होता है, हमेशा अधिगम केंद्रित, मतलब जो लर्नर है वो सेंटर में रहता है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। याद रखिएगा, ये बच्चा हमेशा सेंटर में रहेगा और इसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए। मतलब सब चीज़ें इसी के अकॉर्डिंग होंगी तो बच्चा क्या है, एक्टिवली चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करने में सही रहता है। चलिए अब हम थोड़ा सा डिडक्टिव मेथड की तरफ समझ लेते हैं। डिडक्टिव मेथड इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जब भी रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, जब भी रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, तो डिडक्टिव मेथड आता है। ये हायर क्लासेस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं।
बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, अभिसारी रूप से। कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्या आप यहाँ से मतलब कोई भी चीज़ है तो उसका सॉल्यूशन केवल एक चीज़ पर केंद्रित कर देंगे, वो ज़्यादा बेटर है, या फिर भिन्न भिन्न दिशाओं में चीज़ों को ले जाकर सोचेंगे वो ज़्यादा अच्छा है? आप लोग खुद सोचिए, ये वाला ज़्यादा अच्छा है ना। तो कन्वर्जेंट मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट से केवल एक चीज़ पर केंद्रित हो जाना। तो ये तो भाई हमारा कन्वर्जेंटली जहाँ पर थिंकिंग आएगी वो हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन है। बुद्धि जो है वो अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। इंटेलिजेंस इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये होती है लर्निंग, ना कि इंटेलिजेंस। ठीक, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जैसे मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण तर्क शामिल होती हैं। तो एनवायरमेंट का रोल कहाँ गया? क्या बस आपने जो जीन्स के थ्रू जो आपकी इंटेलिजेंस आ गई थी बस वही रहेगी, आपको खुद से कुछ एफर्ट्स नहीं करने रहेंगे? आपने ये चीज़ सुनी भी होगी कि इंटेलिजेंट माता पिता के जो बच्चे हैं वो बहुत केसेस में ऐसे देखे भी गए हैं कि वो कम इंटेलिजेंट हो या फिर बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि गिफ्टेड नहीं है, इवन वो एवरेज भी नहीं होते हैं, गिफ्टेड या बहुत मल्टी टैलेंटेड पेरेंट्स के बच्चे। तो गाइस ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये वैसे ये कहा जाता था कि इंटेलिजेंट पेरेंट्स के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन फिर कई शोध के द्वारा ये भी बताया गया कि ऐसा नहीं है। जिस तरीके से एनवायरनमेंट मिलता है बच्चे को, अब भाई पेरेंट्स तो जीनियस हैं, अब उसे एनवायरनमेंट मिल गया है चोर डाकू वाला, तो क्या वो जीनियस बना रहेगा? तो गाइस जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्थ ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली योग्यताएं शामिल है। ये बिल्कुल सही है, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल आपने अगर मेरी हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी नहीं देखी है, चैनल पर अपलोडेड है, सीडीपी फुल थ्योरी वाले सेशन में आप देख सकते हैं। सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हैं। तो जो बुद्धि है वो कैसी है? बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, सेवरल एबिलिटीज होती हैं। हॉवर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? गाइज मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपने मेरा सेशन देखा होगा तो आप इस ऑप्शन क्वेश्चन को विदाउट ऑप्शन आप हिट कर सकते हैं। तो प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी कौन होती है? फैमिली, याद रखिएगा। और फैमिली को क्या कहा जाता है? मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी, समाज का छोटा रूप, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की जो सोच है वो वयस्कों से निम्न होती है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं है कि निम्न होगी। फिर है बेहतर होती है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, क्वांटिटेटिवली भिन्न होती है, तो ऐसा नहीं है, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा है भिन्न होती है, जबकि क्वांटिटी वाइज भिन्न नहीं होती है। बच्चों की सोच जो है वो गुणात्मक रूप से मतलब क्वालिटी वाइज भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। क्वालिटी अलग हो सकती है, कोई एक चॉकलेट के लिए भी रो सकता है तो कोई एक पेपर में फेल होने के लिए भी रो सकता है, तो क्वालिटी वाइज डिफरेंट होगी। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब मल्टीपल टाइम्स आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस देखने के मिल जाएंगे, अलग अलग घुमाकर पूछा जाता है। जेंडर क्या है? जेंडर क्या है गाइज? एक अगर आपने सोशलाइजेशन वाली थ्योरी देखी होगी ना तो आप बिल्कुल हिट कर लेंगे, देखते ही साथ नहीं देखी तो सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देखिएगा।
जेंडर क्या है? एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है और एक आर्थिक अवधारणा है। तो ये क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। और सेक्स क्या होता है? एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है, याद रखिएगा, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। बिल्कुल हमें फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही मिल गया है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। अगर आपने ये पूरा एक जो मैंने डेवलपमेंट की एक थ्योरी बनाई है उसमें देखा होगा, तो हमने अलग अलग डेवलपमेंट्स की बात करी है। जैसे ये फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, ये सोशल डेवलपमेंट हो गया, ये इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आपस में इंटर रिलेटेड है। इमोशनल अच्छे होंगे तो कॉग्निशन अच्छा होगा, कॉग्निशन में आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाता है। फिजिकल आप अच्छे होंगे तो आपका कॉग्निशन अच्छा होगा, फिजिकल अच्छे होंगे तो सोशली बहुत अच्छे से बोल पाएंगे, इमोशनली अच्छे हैं तो सोशली अच्छे होंगे। तो इस तरीके से क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक। और ज़ेज़ोंग की ये कहते हैं ये आपस में स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन एज देयर लर्निंग इज करेक्ट? सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सक्षम है, ये बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो भाई अभी हमें ठीक लगा, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवांशिकता। तो ऐसा नहीं है कि केवल आनुवांशिकता द्वारा, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। वुडवर्थ द्वारा ये बात की गई है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, ये बिल्कुल कैंसिल हो गया। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत और दंडित किया जाए, आप कितने रिवॉर्ड और कितने पनिशमेंट देंगे, ये भी कैंसिल हो गया। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही था कि जो सभी बच्चे हैं वो सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन और रहेगा। इस प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन, जो प्रगतिशील शिक्षा है वो किसके द्वारा दी गई है? तो जॉन डुई के द्वारा, या हिंदी में हम जॉन डीवी भी बोलते हैं इन्हें। तो जॉन डुई के द्वारा दी गई। अब क्या है, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में और खाली स्लेटों के रूप में। तो गाइस खाली स्लेटों के रूप में, ब्लैंक स्लेट के रूप में, जिसे हम कहते हैं टेबुला रासा, या फिर खाली स्लेटों के रूप में, तीनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जो बच्चा है वो सक्रिय अन्वेषक के रूप में काम करेगा। कैसा काम करेगा? एक्टिव एक्सप्लोरर्स के रूप में काम करेगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो अधिगम है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की जो लर्निंग है वो कैसी है? सामाजिक गतिविधि, व्यक्तिगत गतिविधि, निष्क्रिय गतिविधि या फिर अनुबंधित। तो गाइज आप कंडीशनिंग कराकर क्या कर लेंगे, कब तक किसी चीज़ की लर्निंग कराएंगे? पैसिव एक्टिविटी मतलब निष्क्रिय गतिविधि, कहाँ तक आप किसी चीज़ को सिखा पाएंगे? एन इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के सीखने समझने से तो कुछ नहीं होता, ये क्या है? सोशल एक्टिविटी है, सामाजिक गतिविधि है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सोशल एक्टिविटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? अब हमको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है किसकी? प्री ऑपरेशनल स्टेज की। तो वर्तुल प्रतिक्रिया, लर रिएक्शंस, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, डेफर्ड इमिटेशन और इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। तो गाइस ये हो गए आपके सेंसरी मोटर स्टेज के। फिर उसके बाद विचारों में अनुत्क्रमणीयता आती है। बच्चा स्कूल से घर से स्कूल तो चला जाएगा, होम टू स्कूल तो हो जाएगा, लेकिन स्कूल टू होम नहीं आ सकता क्योंकि ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था है, इरिवर्सिबिलिटी है। यहाँ पर उसे ये पता नहीं चलता कि 2 गुणा 5 बराबर 5 गुणा 2,
ये दोनों इक्वल रहेंगे। अभी उसे ये चीज़ पता नहीं रहती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है थॉट में। तो गाइज यहाँ पर हमने अपना पूरा एक सेट कंप्लीट कर लिया है सीटेट 2019 जुलाई पेपर 1 का। नेक्स्ट सेशन हम 2019 जुलाई का पेपर 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा सेशन। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।